देश में लगी इमरजेंसी को भले ही 50 साल का समय बीतने वाला हो, लेकिन आज भी जब जिक्र इमरजेंसी का आता है तो कांग्रेस और भाजपा के विधायक आमने सामने नजर आते हैं। ऐसे ही नज़ारा आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी देखने के लिए मिला और लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना से इमरजेंसी के दौरान जेल गए नेताओं को बाहर करने के बाद बीजेपी मुखर नजर आ रही है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक संजय रतन मौजूद हैं, जिन्होंने इस प्रश्न को विधानसभा में उठाया था। सर, आपने धर्मशाला में भी पहले इस प्रश्न को उठाया और आज भी आपने इस प्रश्न को उठाया। अब वो कह रहे हैं कि आपको क्या समस्या है, हमने तो ऐसे लोगों को पेंशन दी है जो जेल गए थे इमरजेंसी के दौरान, आप क्यों उनके पीछे पड़े? नहीं, मेरा ये कहना है कि उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिसके लिए उनको पेंशन दी जाए। हमने कहा कि देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उनके साथ इनको इक्वेट करना गलत है। अगर आज भारत सरकार या प्रदेश की सरकार स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दे रही है तो इसलिए नहीं दे रही है कि उनको पेंशन देना कोई आवश्यक है, इसलिए दे रही है कि उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जवानी जो है वो देश के लिए दी, कुर्बानियाँ दी। बहुत से लोग जो है वो शहीद हो गए, बहुत से परिवारों ने जो है शहादत दी। मैं स्वयं एक फ्रीडम फाइटर का लड़का हूँ। मेरे माताजी फ्रीडम फाइटर थे, मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर थे। तो हमारे परिवारों ने जो है वो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इन्होंने जिन लोगों को पेंशन लगाई है उन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी है देश को आज़ाद करवाने में या किसी और चीज़ में? तो ऐसा कुछ भी इन्होंने किया नहीं और उसकी एवज़ में जो है इनको पेंशन लगा दी जाए और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इक्वेट कर दिया जाए, वो सबसे गलत बात है। और अन्याय है देश के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, उनके परिवारों के साथ। सर, विपक्ष तो कह रहा है कि हमने सम्मान दिया था, शांता कुमार जैसे नेता, सुरेश भारद्वाज की बात कर लें, ऐसे वरिष्ठ नेताओं को सम्मान दिया था जो जेल में गए थे आम जनता के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। देखिए, देश में जब इमरजेंसी लगी थी उस वक्त की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में जब इमरजेंसी लगी थी तो इन लोगों ने कोई लड़ाई थोड़ी नहीं लड़ी थी। इन लोगों ने कोई गलत काम किया होगा, इसी वजह से इमरजेंसी में इन लोगों को जेलों में बंद किया गया। अगर इन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी होती और देश को आज़ाद कराने में अपनी कोई कुर्बानी दी होती तब तो वाजिब था कि इनको पेंशन लगती। लेकिन 1975 में देश को आज़ाद होने के बाद इन्होंने जो है वो इमरजेंसी लगने के टाइम में इन्होंने कोई गलत काम किया होगा, उस गलत काम के एवज़ में इनको जो है वो अरेस्ट किया होगा। तो ये कोई देश के लिए कुर्बानी नहीं है। सर, भाजपा तो आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, लेकिन आरएसएस से क्या वैर है कांग्रेस का? क्यों आरएसएस के पीछे कांग्रेस के नेता पड़े रहते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी और प्रदेश स्तर पर आप लोग। देखिए, भाजपा और आरएसएस दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जो इनकी आरएसएस के लोग कहते हैं वही भाजपा करती है, जो भाजपा कहती है वही आरएसएस करती है। तो इनकी दोनों की मिली भगत है। और हम लोग ये बोलते हैं कि आरएसएस जो है वो हिंदू है। क्या हम हिंदू नहीं हैं? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हिंदुस्तान में सभी जातियों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं और हिंदुस्तान में कई प्रकार के धर्म हैं। इसका मतलब यही नहीं है कि अगर यहाँ पे आरएसएस रहती है या भाजपा के लोग रहते हैं तो केवल मात्र यही हिंदू हैं। हिंदुस्तान में जो भी नागरिक रहता है वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान से प्रेम करता है। विपक्ष आपसे सदन में पूछ रहा था, नेता प्रतिपक्ष ने सदन के बाहर भी पूछा कि कांग्रेस के नेता बताएं क्या इमरजेंसी सही थी या गलत? इमरजेंसी बिल्कुल गलत नहीं थी। इमरजेंसी के समय क्यों लगाई गई इमरजेंसी? अगर देश के उस वक्त की सरकार को लगा होगा कि देश में जो है वो कुछ लोग जो हैं वो देश की लोकतंत्र के लिए जो है वो गलत काम कर रहे हैं, देश का लोकतंत्र खतरे में है, तब उन्होंने इमरजेंसी लगाई। इसमें इनको जो है उस समय के नेताओं से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या काम किया था, इस वजह से उन लोगों को जेलों में बंद किया गया था। सर, ये बात भी तो तथ्य है कि इंदिरा गांधी की जब सदस्यता जाने वाली थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जब फैसला आने वाला था, उससे पहले इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई और कांग्रेस के नेता भी कई मंचों से कहते रहे कि कुछ गलतियां रही थी इमरजेंसी के दौरान। तो आपको नहीं लगता कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगाना गलत था? ऐसा कुछ नहीं है। इमरजेंसी जो है वो कुर्सी बचाने के लिए नहीं लगाई गई थी। इमरजेंसी जो है वो देश की रक्षा के लिए लगाई गई थी। देश में जो गलतियाँ हो रही थी, जो लोग देश की लोकतंत्र को खतरा बन गए थे, उसको रोकने के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। मौजूदा वक्त में भी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को खतरा बता रही है। राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सावरकर के साथ तुलना की गई, उन्होंने कहा कि वे सावरकर नहीं जो माफ़ी मांगेंगे। आपके जो पुराने एलाए थे महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा कि सावरकर के खिलाफ बयान देना बंद करे, अन्यथा कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो उनके बेटे भी, सावरकर के पोते भी और साथ ही साथ शिवसेना भी खटखटाएगी। सावरकर को इस लड़ाई में लेकर आना कितना वाजिब है? देखिए, जो आज राहुल गांधी जी के साथ इन्होंने किया है वो लोकतंत्र की हत्या है। किसी के आवाज़ को दबाना, आवाम की आवाज़ को दबाना। राहुल गांधी ने अगर कोई बात कही है तो लोगों की, जनता की आवाज़ को उन्होंने किया और जिस तरीके से इन्होंने दबाने का प्रयास किया वो लोकतंत्र की हत्या है। और इसको आप किसी भी तरीके से किसी इसमें जो है वो शामिल कर सकते हैं।
लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है, और देश की जो लोकतंत्र की ये हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। इसके विरुद्ध जो है वो आवाज़ जो है वो हिंदुस्तान का हर नागरिक उठाएगा। आपको लग रहा है कि विपक्ष अब एक मंच पर आ पाएगा? विपक्ष का वो समय आ गया जब एक मंच पर आना चाहिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ये चर्चा चली कि एक सभी को एक साथ आने की ज़रूरत है, लेकिन उस वक्त भी विपक्ष एक मंच पर नहीं आ सका। प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी बन गए। 2024 में क्या वो समय है, और विपक्ष में वो नेता कौन है जो सभी को एक मंच पर ला सकता है? देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी विपक्षी दल जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो सरकार की गवर्नेंस दे रहे हैं और जिस तरीके से लोकतंत्र में आवाज़ को जो है वो दबाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या होगी। और मैं समझता हूं कि देश के जो भी विपक्षी दल हैं उन सबको इकट्ठा होकर जो है वो इस आवाज़ को जो है बुलंद करना चाहिए और लोकतंत्र को बचाना चाहिए। सर, 2024 के चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस जिस तरह से अपनी गारंटियों से मुकर रही है लगातार, उसका जवाब जनता देगी। आप ज़िला कांगड़ा से संबंध रखते, ज़िला कांगड़ा को लेकर ये भी बात कही जा रही है कि कांगड़ा को वो अधिकार नहीं मिला जिसका अधिकार ज़िला कांगड़ा रखता था। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार, मैंने पहले भी कहा कि सरकार पूरे प्रदेश से बनती है, किसी एक जिला या एक सब डिवीज़न से नहीं बनती है। ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है कि किसको मंत्रिमंडल में शामिल करना है। ये महज जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजनीतिक तौर पे जो है वो ऐसी बयानबाजी की जा रही है। कांगड़ा के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। कांगड़ा में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। अभी देखा बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कांगड़ा को जो है टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात की है। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में बहुत से काम हो रहे हैं, तो वो भी कांगड़ा का हिस्सा है। तो ऐसे 15 के 15 विधानसभा क्षेत्रों में काम हो रहे हैं और कांगड़ा के साथ कोई भेदभाव नहीं है। महज राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो ऐसी बातें कर रहे हैं, और इसका जवाब जो है 2024 में इनको पार्लियामेंट के चुनाव में मिल जाएगा। ऐसा कोई भी काम जो है वो पार्लियामेंट के चुनाव में जो है वो कांग्रेस द्वारा जो किया गया है उसका कोई खमियाजा हम नहीं भुगतेंगे। हमने जो गारंटीज़ की हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटीज़ की हैं और जिन गारंटियों को लेकर हम सत्ता में आए हैं, उन गारंटीज़ को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। कांग्रेस ने जो गारंटीज़ की हैं वो 5 साल के लिए की हैं। हम सत्ता में आए 5 साल के लिए, 1 साल के लिए नहीं आया, 1 महीने के लिए नहीं आया, 1 दिन के लिए नहीं आया। 5 साल के बाद हम जवाब जो है वो जनता के बीच में जाएंगे और हम इन गारंटीज़ को पूरा करेंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है इन गारंटीज़ को पूरा करके जो है जनता के दरबार में जाएगी। जवाब तो आपसे भी आपके इलाके की जनता मांग रही होगी कि संजय रतन कब मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, सचिवालय में कब आपके लोग आए और आपसे उस खास कमरे में मिल सके, जिसका इंतज़ार न केवल आपको है बल्कि आपके इलाके की जनता को भी। क्या लग रहा है कब तक आपको अधिकार मिल सकेगा? देखिए, वी आर ह्यूमन बीइंग। हमारे लोगों ने हमें जिता कर भेजा है। उनकी इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन मैंने पहले कहा कि सरकार जो है वो किसी प्रदेश के पूरे कोने कोने से बनती है, किसी एक सब डिवीज़न से, एक चुनाव क्षेत्र से नहीं बनती है। और ये मुख्यमंत्री का और हाईकमांड का प्रेरोगेटिव होता है सभी इलाके को प्रतिनिधित्व देना, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देना, सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देना। ये सरकार के मुखिया का ही होता है और दिस इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और जो भी मुझे काम वो देंगे हम उसको बेखूबी निभाएंगे। ब्राह्मण चेहरों की कमी नज़र आ रही है अभी हिमाचल मंत्रिमंडल में। संजय रतन वो एक और चेहरा होंगे जो इस प्रतिनिधित्व को पूरा कर सकेंगे मंत्रिमंडल में? ऐसा कुछ नहीं है। उप मुख्यमंत्री हमारे ब्राह्मण हैं। केवल एक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उप मुख्यमंत्री हैं वो। मुख्यमंत्री भी हमारे हैं, उप मुख्यमंत्री भी हमारे हैं। मैंने पहले कहा कि मंत्रिमंडल में किसको स्थान देना है, किसको नहीं देना है, किस जाति को देना है, किस धर्म को देना है, किस क्षेत्र को देना है, दिस इज़ द प्योर प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर और हाईकमांड। और दूसरा, सरकार जो है वो पूरे प्रदेश से बनती है। मैंने पहले कहा कि हमें जो है अगर जो भी हमें दायित्व मुख्यमंत्री के द्वारा, हमारे हाईकमांड के द्वारा दिया जाएगा उसको हम बेखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कांग्रेस विधायक संजय रतन हमारे साथ मौजूद थे। चाहे लोकतंत्र प्रहरी को लेकर बात हो या फिर इनके खुद मंत्रिमंडल में शामिल होने की, इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और जिसे आपने खुद भी अपने कानों से सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।